ही देर में शुरू होने वाला है। धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम में दर्शकों के आने का क्रम शुरू हो गया। अब से कुछ ही देर बाद यानी कुछ ही मिनटों बाद अब टॉस होगा और फिर इस महामुकाबले की शुरुआत होगी। ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का 7वां मुकाबला है। आपको ये बता दें कि 8वां मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा, लेकिन एचपीसीए धर्मशाला के इस स्टेडियम में बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम भिड़ेंगी। हालांकि आउटफील्ड को लेकर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने ये सवाल खड़े किए हैं आउटफील्ड को लेकर। पिछली बार भी आउटफील्ड की खराबी सामने आई थी, लेकिन इस बीच ये कड़ा मुकाबला रहने वाला है बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम के बीच, जहां बांग्लादेश पिछली बार 157 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ले गई थी। वहीं आज इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के सामने होगी। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में अपने पहले मैच में हार का मुंह देखा और अब किस नई स्ट्रैटेजी के साथ एचपीसीए धर्मशाला की पिच पर इंग्लैंड की टीम खेलेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। टॉस का समय हो चुका है। कुछ ही क्षणों बाद वो अपडेट आ जाएगा जब टॉस होगा और फिर कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी, उसका निर्णय लिया जाएगा। I'm like very excited and I am like hoping that England will win today in today's match because I think it's like a good competitor for India as well. Like obviously I think interesting would be like competition is like very hard. Like both teams are like good because Bangladesh also like played very well in like last match and England is like very good. So I think it will be like I'm like really excited. Yeah, all we are all excited and we are gonna win today, inshallah. In this match, I think we are very interesting. Main thing is Sakibul Hasan and he'll got Shanto and Miraj. They will play well and we're gonna win this match. आज का मैच में एक्साइटिंग चीज ये होने वाला है जो इंग्लैंड को जरूर पूरा फाइट देगा बांग्लादेश टीम ने, और उसी हिसाब से हम लोग आया सपोर्ट करने के लिए। तो बांग्लादेश मस्ट डू समथिंग। और साकिबुल हसन है, लिटन दास भी है, और हृदय भी है, और मुशफिकुर रहमान है। वो लोग बहुत अच्छा खेल रहा है, इसीलिए आई एम होपफुल Bangladesh will win. Yeah, really excited, especially for the stadium with the mountains in the background. One of the most picturesque grounds in the world, right? So, yeah, we're all really excited to be here. These guys' second game of the World Cup, so it's my first experience of the Cricket World Cup. विचित्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या अपडेट है टॉस को लेकर, क्योंकि 10 बज चुके हैं और माना यह जा रहा था कि 10 बजे टॉस होगा और उसके बाद फिर यह मुकाबला शुरू होगा। क्या है ताजा अपडेट्स? देखिए, निश्चित तौर पर 10 बजे ही टॉस होना सुनिश्चित था, लेकिन अभी तक उस मामले में अभी उस तरह की कोई अपडेट्स जो है वो इस तरह से बाहर निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग कह दें कि क्योंकि बहुत से दर्शक जो है वो अभी भी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं और जैसे ही टॉस की मालूमात होगी सबसे पहले हम लोग जो अपने दर्शकों को यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, अभी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे आज भी जो है वो स्टेडियम के अंदर जाने वाले हैं और बहुत से बच्चे जो है वो जा चुके हैं। स्कूली बच्चों को खासतौर पर जो है इन मैचों को देखने का मौका जो है वो यहाँ पर दिया गया। देखिए, बहुत से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि ये लोग जो हैं, जैसे बहुत से हम लोग इंडियन ही देख रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। तो किस टीम को चीयर करेंगे या फिर वैसे ही आप लोग जो है घूमने? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्यों करेंगे चीयर आप, बांग्लादेश को क्यों नहीं? बोलना जरूरी है, ये बताएगा। आई सपोर्ट इंग्लैंड। मेरा सवाल वही था कि इंग्लैंड को आप सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश को नहीं, क्यों? सर, हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल विचित्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। बड़ा अपडेट सामने आया है कि बांग्लादेश ने यहाँ दूसरी बार भी टॉस जीत लिया है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पिछले मैच में
बांग्लादेश को इसका फायदा मिला था, इसका लाभ मिला था और बांग्लादेश ने धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम की पिच को अच्छे से पढ़ा है। और ये बार बार कहा जाता है कि यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को हमेशा से लाभ मिला है। इसका नतीजा बांग्लादेश की टीम ने पिछले मैच में देखा था और इस बार भी टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। विचित्र निश्चित तौर पर जास्मिन देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम ने जो है टॉस जीतकर जो है अब क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं उनको मालूमात है कि इस स्टेडियम की खासियत क्या है, इस स्टेडियम का इतिहास क्या है। पहले भी हम लोगों ने इस बात को दोहराया था कि यहाँ पर 5 वनडे मैच हुए थे और इन मैचों में ये देखा गया है कि जिस भी टीम ने जो है टॉस जीतने के बाद या जिस भी टीम ने पहले क्षेत्र रक्षण किया है उनको फायदा मिला है, क्योंकि रन चेज करने वाली टीम मोस्टली यहाँ पर जीतती रही है। 4 मैच जो है क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम ने ही जीते हैं। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश की टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन ने ये फैसला लिया है कि यहां पर जो है वो क्षेत्र रक्षण किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो कप्तानी है उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि माजी में भी 7 अक्टूबर को जब यहां मैच हुआ था, उनका पहला मैच यहां पर हुआ था, तो उस दौरान जो है उन्होंने यही फैसला लिया था और वो फैसला कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। और इसको मद्देनजर रखते चलिए यहाँ कुछ बांग्लादेशी जो दर्शक हैं वो भी हैं। बांग्लादेश की टीम ने इस बार भी टॉस जीता है और क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया, यानी फील्डिंग करने का फैसला लिया। कैसे देखते हैं इसको? ये तो ठीक है, मतलब हम लोगों का तो ओपनिंग साइड ज़्यादा मतलब दुर्बल है ना, मतलब ज़्यादा, तो इसलिए बॉलिंग साइड अच्छा है, मतलब बॉलिंग करेगा तो पहले टारगेट लेके खेल सकता है। तो मेरा लग रहा है ये अच्छा है बांग्लादेश के लिए, यही है। तो फुल से फायदा मिल इस बार भी हम लोग जीतेंगे। कैसे चीयर करेंगे अपनी टीम को, क्योंकि आज भी देखिए काफी अच्छा लक चल रहा है बांग्लादेश का कि पहले ही टॉस जीत रही है और टॉस जीतने के तुरंत बाद जो वो अब फील्डिंग का भी फैसला लिया है। और यहाँ पर माना यह जाता है कि जो भी फील्डिंग करता है उसको कहीं ना कहीं उसका स्कोर जो है वो चेज करने में जो आसानी रहती है। ये लोअर इसके मैच इसलिए तो जो टॉस जीतेगा तो वो भी मैच जीतने का फायदा भी थोड़ा सा ज्यादा फायदा इसीलिए तो फील्डिंग लिया, बैटिंग छोड़कर। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है अपनी टीम को चीयर करेंगे। आप लोग कैसे करेंगे चीयर? एक पर करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो जीतने के बाद ही होगा। अच्छा, जीतने के बाद ही। ये लोग बच्चों कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैच देखने बिल्कुल पहन के बिल्कुल विचित्र। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, क्योंकि बांग्लादेश ये बखूबी जानती है कि काली मिट्टी से बनी धर्मशाला एचपीसीए स्टेडियम की ये पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा से अनुकूल रहती है। और इस बार भी बांग्लादेश ने अपनी पिछले बार की स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश बांग्लादेश की टीम करती हुई नजर आएगी। और क्योंकि टॉस हो चुका है और अब से कुछ ही क्षणों बाद इस मैच की शुरुआत हो जाएगी, कितना रोमांच समय के साथ इस मैच में देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विचित्र नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और शिमला के राज्य सचिवालय में एक बैठक आज होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 महीने के कार्यकाल के दौरान जिलों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में सभी जिलों के डीसी और एसपी को बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि जो विशेष राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नाम किया है 4500 करोड़ का, उसकी एसओपी इसमें तय की जाएगी। जिलेवार जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन कर इस राशि को किस तरह वितरित करना है, प्रभावितों तक इस राशि को किस तरह पहुंचाना है, कितनी राशि किसके लिए निर्धारित की जानी चाहिए, इन तमाम चीजों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। शिमला का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कोई अपडेट और कितने बजे ये कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है, क्योंकि संभवतः डीसी और एसपी तो पहुंच ही गए होंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री जो है शिमला पहुंच गए हैं, अभी ओक ओवर में है। थोड़ी देर में जो है यहाँ राज्य सचिवालय में पहुंचेंगे। तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ठीक है जास्मिन, देखिए आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। रणबीर, आपकी आवाज आ रही है मुझे क्लियर? जी जैस्मिन, देखिए ये जानकारी दे दें कि अभी यहाँ राज्य सचिवालय में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। पहले ये टाइम दिया गया था कि 9 साढ़े 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से थोड़ा लेट हुए, अभी ओक ओवर पहुंचे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे ये कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर
शुरू हो जाएगी। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो अब तक का जो कामकाज रहा है राज्य सरकार के समय का, वो उसकी जो है समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और लगभग सभी विभागों के जो एजेंडे हैं वो डीसीज को दिए गए हैं। जो हमारी जानकारी है, कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सभी जिलों के डीसी हैं और एसपी हैं वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे। और उसको मानकर चलें तो 24 प्रेजेंटेशन तो वैसे ही हो गई, और एक जो एसपी अगर हम बात करें बद्दी की, क्योंकि 13 जो पुलिस जिले हैं तो 13 एसपी हो गए और 12 जो है वो डीसी हो गए। तो यहाँ पर अधिकारियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जैसे जो जानकारी मिली है कि जो सभी डीसी और एसपी है यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। जो कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, खासकर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा जो नई योजना है, खासकर मुख्यमंत्री सुखास योजना जिस पर सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का रहा है, उसके भी जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो डीसी हैं उनके माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री को सारी जानकारी दी जाएंगी। और आपदा, जाहिर सी बात है कि आपदा पर भी जो है फोकस यहाँ पर रहने वाला है। वैसे तो ये जानकारी निकल कर आई है कि आइडेंटिफाई जो है सारे प्रभावित हो गए हैं, उनकी पहचान हो गई है और आंकलन जो है लगभग हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी बची हैं जहां पर आंकलन होना बाकी है। तो ये सारा जो है आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है कि मुख्यमंत्री जो है समीक्षा करेंगे अलग अलग योजनाओं की, सरकार के कार्यक्रमों की, आपदा को लेकर, और जो रिलीफ पैकेज राज्य सरकार ने जारी किया है, स्पेशल रिलीफ पैकेज 4500 करोड़ का, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है। और कुछ दिशा निर्देश जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से सभी डीसी और एसपी को दिए जाएंगे। और जहां तक एसपी की बात है तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर सभी एसपी के जरिए दी जाएगी। कुछ ऐसी घटनाएं प्रदेश में हाल में हुई है जिस पर जो है काफी सारे सवाल उठे हैं, विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, और नशा एक बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर भी राज्य सरकार का जो है विशेष जो है इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यतः यही निकल कर आ रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो अब तक के जो कामकाज है, कार्यक्रम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जो है आज पूरा दिन चलेगी। अब 24 प्रेजेंटेशन होगी, 25 प्रेजेंटेशन होगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कॉन्फ्रेंस है कितनी देर तक चलेगी। और शाम को जो समय रखा गया है 7:30 बजे वो डिनर का है मुख्यमंत्री का, यहाँ सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, तो जैसे कि आपने अपडेट दिया कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं शिमला, अभी ओक ओवर अपने निवास पर हैं, कुछ ही देर में इस वेन्यू पर पहुंचेंगे और फिर इस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। 25 प्रेजेंटेशंस हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिन पर मंथन किया जाएगा और उनकी स्टेटस रिपोर्ट भी ली जाएगी। रणबीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए जम्मू की ओर बढ़ते हैं, जहां महाराजा हरि सिंह पार्क में विपक्षी दल आज एक प्रदर्शन करने वाले हैं। इस प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीडीपी, कांग्रेस, सीपीएम, जेकेएनपीपी, शिवसेना समेत कई दल शामिल हैं। इनकी मांग है कि प्रदेश में जल्द विधानसभा, यूएलबी और पंचायत जैसे चुनाव कराए जाएं, लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली की जाए। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक भारी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और
रमन बला, इसी तरह से CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, JNK पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत विपक्ष को यहां मिली है। कई महत्वपूर्ण चेहरे विपक्ष की तरफ से इसमें शामिल होंगे। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूलवानी इसमें नजर आएंगे, कांग्रेस नेता रमन भल्ला होंगे, माकपा के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इसमें होंगे, अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को इन्हीं विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक जम्मू में हुई थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 10 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोकतांत्रिक बहाली की मांग ये सभी विपक्षी दल करते आए हैं, इसी के मद्देनजर विधानसभा, ULB और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन महाराजा हरि सिंह पार्क में आज किया जाएगा। विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। कई तरह के आरोप लगाए गए। आरोप यह भी लगा कि जम्मू कश्मीर में संविधान को निलंबित कर दिया गया है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। ये वो तमाम मुद्दे थे जिन पर 3 अक्टूबर को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। अब आज महाराजा हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन इन विपक्षी दलों की तरफ से किया जाएगा और एक राजनीतिक माहौल यहां बनाने की कोशिश की जाएगी। सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल का, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कितने बजे ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? कौन कौन से विपक्षी बड़े चेहरे इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा होंगे? जी जी मनोज जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। चलिए, हम संपर्क करने की कोशिशें लगातार जारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि आज सरकार विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से महाराजा हरि सिंह पार्क में किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य विपक्षी दल इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ सहयोगी मनोज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? आपके पीछे में कुछ पंडाल भी लगे हुए देख पा रही हूं। क्या विपक्षी दल, उसके कार्यकर्ता, नेता तो शामिल होंगे ही, लेकिन क्या आम जनता को भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें ज्यादातर नेता ही शामिल होंगे, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। क्योंकि ये भी जो पार्टियां हैं जिन्होंने ये दिया हुआ है कॉल प्रोटेस्ट का, वो भी ये नहीं चाहते कि किसी तरह की कानून व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अभी तैयारियां जो हैं लगातार चल रही हैं और जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं। कुछ लीडर यहाँ पर पहले से ही जमा है और यहाँ जो जितने भी इंतजाम करने होंगे, क्योंकि बड़े लीडर्स पार्टी के आने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, महबूबा मुफ्ती का भी आना यहाँ तय है और साथ ही जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के वकार रसूलवानी, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। तो जो बाकी जो लोअर रैंक हम ये कह सकते हैं जो पार्टीज के, वो नेता यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ कम से कम जिस तरह का हमें अरेंजमेंट यहाँ देख रहा है, लगभग 2000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुर्सियां भी लगाई गई हैं और यहाँ जो स्पेस इन्होंने जो एक्वायर किया है उसमें 1000 से 2000 के बीच लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो रैली का टाइम है, जो प्रोटेस्ट का टाइम है जैस्मिन, वो ये कहा गया था हमें कि 11 बजे के बाद ही होगा। तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से तैयारियां अभी की जा रही हैं, अभी ज्यादातर लीडर्स यहाँ आना शुरू नहीं हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 11:30 से 12 के बीच यहाँ वो पहुंचेंगे
करेंगे और उसके बाद से ये जो धरना प्रदर्शन जो आज यहाँ पर होने वाला है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जैस्मिन, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, जहां जो अपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने उनकी यही मांग है कि यहां जो जम्मू कश्मीर में जैसा इनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया, यानी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहाल किया जाए, यहां चुनाव कराया जाए। अब ये देखना होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो इसमें जो स्टेटमेंट आया है कल ही, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, अब ये देखना होगा कि यहाँ जो लीडर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो मुख्य तीन जो पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ के रहेंगे, तो उसमें ये देखना होगा कि वो किस तरह से उस स्टेटमेंट को रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, और क्या हम ये माने क्योंकि 3 अक्टूबर को विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी जम्मू में हुई थी, वहां पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से लोकतंत्र की प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर के आवाम को वंचित रखा जा रहा है, किस तरीके से यहां पर लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उन पर हमला किया जा रहा है, और एक चुनावी माहौल यहां पर बनाने की कोशिश की गई। वही माहौल क्या हमें इस विरोध प्रदर्शन के जरिए देखने को आज मिलेगा? जी हाँ, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि यहाँ इलेक्शंस करवाए जाए, और जो पिछली जो मीटिंग जो हुई थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए इलेक्शंस करवाए जाएं। अब जैसा कि आपको मालूम है जैस्मिन, की हमने देखा कि जो इतनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार ये डिमांड करती आई हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएं, क्योंकि वो मोस्ट अवेटेड हैं, और लगातार वो सरकार से यही कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव कराया जाए। हमने देखा कि इससे पहले भी यही जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनका आज यहां पर धरना प्रदर्शन है, उनका एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिला था कुछ महीने पहले, और ये वहां पर भी ये डिमांड रखी थी कि यहां पर असेंबली के चुनाव कराए जाएं। और पिछली मीटिंग में हमने देखा कि जिस तरह से वहां लीडरों ने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने लगातार यही कहा कि जिस तरह से पहले ये लग रहा था कि यहाँ पर पंचायत और यूएलबी के चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव भी नहीं होंगे। तो लगातार अपोजिशन की तरफ से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि वो चुनाव कराने से हिचकिचाती है। कल हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कारगिल की जीत का जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कारगिल की जीत हुई है अपोजिशन की, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22 सीटें ली थी, तो उनका ये कहना था, उनका ये आरोप था कि बीजेपी अब यहाँ चुनाव नहीं करवाएगी, क्योंकि वो घबरा चुके हैं, वो यहाँ चुनाव नहीं करवाएंगे। हालांकि बीजेपी का साफ ये कहना है कि बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है, वो भी चाहती है कि इलेक्शंस हों, लेकिन जो फैसला है इलेक्शंस का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। जब चुनाव कमीशन फैसला लेगा तो बीजेपी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अपोजिशन कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को घेरा जाए। और खास तौर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर जैस्मिन, कि अब ये देखें ये धरना प्रदर्शन कहाँ हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। जम्मू में क्यों हो रहा है, ये साफ जाहिर है कि जिस तरह से अपोजिशन एक साथ जो जितने भी ये पार्टीज हैं, हालांकि इसमें सारी अपोजिशन जमातें नहीं हैं, लेकिन जितने भी जो मेन यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू संभाग में जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक उस वोटर में अफरा तफरी फैलाई जाए, जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि जब ये लोग कल उस मीटिंग में भी बात कर रहे थे, और उसके बाद भी जब यहाँ स्टेटमेंट्स आए तो उसमें लगातार ये कह रहे थे कि जम्मू में ऐसा नहीं हुआ, जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू में जिस तरह से लोग हैं वो परेशान हैं। तो जाहिर है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो कोशिश ये कर रही हैं कि जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है जम्मू डिवीजन के अंदर, यहां पर उनको घेरा जाए। जी बिल्कुल मनोज जी, तो क्या हम ये समझे कि जो करगिल के चुनावी परिणाम आए हैं, और कारगिल में क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में वहां पर है, कमोबेश वही स्थिति
कश्मीर में भी है कि वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या एज कंपेयर टू हिंदू वोटर्स ज्यादा है। कश्मीर को लेकर ये विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, कॉन्फिडेंट है कि आज की डेट में अगर कश्मीर में चुनाव हो जाता है तो शायद इतनी जद्दोजहद विपक्ष को जीतने में ना करनी पड़े जितनी जम्मू में, क्योंकि जो आप भी मेंशन कर रहे हैं कि जम्मू संभाग जो है वो बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रहा है और यही कारण है कि जम्मू में बार बार चोट की जा रही है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख को लेकर तो विपक्षी पार्टियां संतुष्ट हैं, उनको पता है कि वहां पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जहां पर मशक्कत करनी पड़ेगी वो है जम्मू संभाग। और यही कारण है कि विपक्ष की जो बैठकें हैं वो जम्मू में होती हैं, विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में हो रहे हैं, कुछ और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन में बड़े बड़े नेता जम्मू में शामिल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की या पीडीपी की बात की तो उनका जो मेन गढ़ है वो कश्मीर वैली के अंदर, कश्मीर डिवीजन के अंदर है, तो उन्हें ये मालूम है कि वहां पर उनके लिए वोटर को लुभाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि वहां पर भी बीजेपी काफी मेहनत कर रही है, बूथ लेवल तक वो उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि कश्मीर वैली के अंदर वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए, अपनी जमीन को और मजबूत करें। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ये साफ कहा जा सकता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमीन जो है वो वहां लगभग हमवार है। वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीत दर्ज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वाकई कि वहां जो दल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, डीपीएपी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ उनका मुकाबला जरूर होगा। हालांकि बीजेपी के साथ मुकाबला कदरे कम होगा, ज्यादा बीजेपी का वहां पर अभी तक इतना ज्यादा ग्राउंड मजबूत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे हम तीर पंचाल की बात करें, राजौरी पूंछ है, रोड़ा भद्रवा किश्तवाड़ है, वहां पर जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी हमने देखी प्रेजेंस है, वहां उनके उन एरियाज से उनके एमएलएज आए हैं। लेकिन उसको छोड़कर बाकी का जो हिस्सा है, जो मेन जम्मू डिवीजन का जो इलाका है, यहाँ बीजेपी का ही ज्यादा दबदबा रहा है। हालांकि कांग्रेस पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा था एक जमाने में, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी की जमीन है वो ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यही वजह है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इनके साथ है, तो वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए ताकि जो एरियाज जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर कांग्रेस की अगर मजबूती होती है तो उससे उनको ये जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि वो लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों से जो भी जो प्रोग्राम्स आते हैं इस अपोजिशन की तरफ से, तो उनका जो मेन एम है, तो मेन जो फोकस है वो ये है कि जम्मू में बीजेपी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, ये लंबे समय से मांग हो रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। यूएलबी के पंचायत के विधानसभा के चुनावों की मांग लगातार उठ रही है और इसी के मद्देनजर आज ये विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी भी ये कह रही है कि चुनाव आयोग को निर्णय लेना है और बीजेपी भी चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने ही स्पष्ट कर दिया है कि जब हालात सामान्य होंगे सही समय पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, तो क्या हम ये माने कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चुनाव कराने की मांग हो रही है, मांग उठ रही है, ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन है? क्योंकि इससे पहले भी कुछ स्थानीय राजनीतिक पार्टियां, पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो चुनाव आयोग के सामने जाकर उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। तो चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आप किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं या उसके खिलाफ आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जैस्मिन, जो अपोजिशन जमाते हैं वो इनडायरेक्टली वो चुनाव कमीशन के खिलाफ ही ये आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन जब भी वो भाषण देते हैं तो अपने भाषणों में वो बीजेपी को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा और ये सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके खिलाफ ऐसे वो डायरेक्ट प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए जो अपोजिशन जमातों की जो रणनीति है वो ये है कि वो बीजेपी को ढाल बनाकर चुनाव कमीशन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और वो कुछ कह सकते हैं, कभी वो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, कभी कह सकते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन चुनाव कमीशन को फैसला लेना होगा। तो जाहिर है कि जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना है इलेक्शन करवाने का जम्मू कश्मीर पर, चुनाव कमीशन को लेना है। अब ये डायरेक्टली चुनाव कमीशन के साथ कन्फ्रंटेशन ना लेते हुए बीजेपी को निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ही शायद फीडबैक ऐसा नहीं देती है, सरकार ऐसा फीडबैक नहीं देती है जिसकी वजह से
से यहाँ चुनाव फिलहाल नहीं कराए जा रहे हैं। जी जैसे बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, अब से कुछ ही देर बाद यहां पर तमाम विपक्षी लीडरान के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर क्या कुछ इस विरोध प्रदर्शन से निकल कर आता है देखना काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा और दिलचस्प भी। मनोज जी, आप प्लीज नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, शोपियान से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। और ब्रेक के बाद बात करेंगे अहम खबर की। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। बांडीपोरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रामबन के महू में भी ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं जोजिला दर्रे पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेह श्रीनगर रोड पर यातायात को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी बिलाल और हमारे सहयोगी सईद इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, रामबन के महू में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? क्या अपडेट्स है मौसम के लिहाज से? बिलाल। बिल्कुल जास्मीन, देखिए मौसम ने जो करवट बदली है। कल जिला रामबन के अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। देर रात तक बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में रहा और जो सुबह की तस्वीर थी वो बहुत ही दिलकश थी, क्योंकि सुबह धूप खिलते ही पहाड़ जो है जिला रामबन के, जिसमें वादी महूमंगित है, नील टॉप और पोगल परिस्तान के इलाका जात है और वहीं पर बूल दगन टॉप के इलाका जात में
बर्फबारी के नजारे देखने को मिले और एकदम से मौसम ने जो है करवट बदली है, उसका असर जो है मामूलात जिंदगी पर भी पड़ा है। लोग जो है आज घरों से जब बाहर निकले तो उन्होंने जैकेट पहने हुए थे और मतलब जो सर्दियों के जो पहनने की जो अशिया है वो अब निकल आई है। तो इससे जाहिर होता है कि मौसम ने करवट बदल दी है। काफी दिनों से खुश्की चल रही थी, बारिश न होने की वजह से यहाँ पर जो माहौल जो है वो आलूदा सा नजर आता था, लेकिन इसी दौरान फसल वगैरह भी काटी जा रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश थोड़ी रुक के ही आए ताकि वो अपनी फसल को जो है वो पूरे तरीके से जमा कर दे, सर्दियों के लिए जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ताहम कल जो है मौसम ने करवट बदली, देर रात तक बारिश रही और काफी बारिश हुई, जिसके बाद जो है सुबह के वक्त में पहाड़ी इलाकों में बर्फ देखने को मिली है। तो जिला रामबन से यही रिपोर्ट है कि बर्फबारी यहाँ हुई है। वहीं हम जम्मू से नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो ट्रैफिक आज भी मामूल के मुताबिक यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बारिशों के बाद अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक जो है मुतासिर होता है, लेकिन आज की बारिश की खुशाइन बात यह है कि बारिश ने मौसम तो बदला ही बदला, लेकिन हाईवे पर जो है ट्रैफिक के मूवमेंट को नहीं बदला है। ट्रैफिक इसको एज पर रूटीन चल रही है, मौसम भी अब सुधार आ चुका है। जी जासमीन। बिल्कुल बिलाल, और तस्वीरें भी हम साथ साथ देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद जो धूप खिली है उसके बाद पहाड़ों का नजारा देखते ही बनता है। सईद, किस तरीके का नजारा वहां पर बना हुआ है और ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है घाटी में अब? देखिए जास्मीन, अगर हम बांडीपोरा जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर रात भर बारिशें हुई, लेकिन जो बांडीपोरा का सरहदी क्षेत्र है गुरीज और तुलील, वहां पे बर्फबारी हुई है। राजदान टॉप पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और जास्मीन में आपको बताता चलो, जो तुलील वादी है वहां के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी की वजह से अगर किसी को राहत मिली है तो वो दो विभाग हैं। एक तो है महकमा जंगलात, क्योंकि अगर हम कश्मीर के जंगलात की बात करेंगे तो कुछ अरसे से जो जंगलात है वहां पे आग लग जाती थी, लेकिन अब वो जो सिलसिला वो रुक जाएगा। दूसरा जो जल शक्ति विभाग है, अब उसको पानी की कई किल्लत थी कई इलाकों में, लेकिन उस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी है और जो ट्रैफिक है वो बांडीपोरा गुरेज रोड पे दबा है। तहम जो ड्राइवर्स है उनको कहा गया कि वो एहतियात से चले, क्योंकि अब फिसलन के वाक़ात पेश आ सकते हैं। और जो बर्फबारी का सिलसिला है पूरी गुरेज और तुलील वादी में, वो फिलहाल रुक गया है। जी जास्मीन। साथ ही सईद, क्योंकि इससे पहले जो ऑटम का सीजन था, जो पतझड़ का मौसम था, उसके बाद अब मौसम ने ये करवट ली है, तो क्या हम ये माने कि अब यहां से ठंड का आगाज हो गया है और फिर जो विंटर टूरिज्म है उसकी भी शुरुआत यहां से हो जाएगी? क्योंकि कश्मीर घाटी विंटर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में खास तौर पर जानी जाती है, बर्फ में सयाह यहां पर ज्यादा आते हैं, तो क्या हम ये माने कि टूरिस्ट सीजन की भी शुरुआत हो गई है यहीं से? जी बिल्कुल जास्मीन, आपने सही फरमाया कि अब जो विंटर टूरिज्म है अब उसको थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जो वहां से टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो भी चाहते हैं कि वो उनको बर्फबारी का नजारा देखने को मिले। और जब अक्टूबर के महीने में बर्फबारी हो रही है तो उस जो टूरिस्ट है वो ज्यादा इस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो सर्दी है, जो अगर हम यहाँ पे जो आम नागरिक है वो इस बर्फबारी या बारिशों से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि काफी समय तक यहाँ पे खुशक साली 2 महीने तक बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन अब जो बर्फबारी हुई है खासकर पहाड़ों पे, उससे क्या है कि लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत डाउन हो गया, सर्दियां बढ़ गई है, लेकिन टूरिस्ट फिलहाल इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें जास्मीन की गुरेज में भी इस वक्त टूरिस्ट मौजूद है, और जब वो पहाड़ों पे उन्होंने देखी कि बर्फबारी हो रही है तो वो इस चीज को काफी एंजॉय करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि विंटर टूरिज्म की अब कश्मीर में शुरुआत हो चुकी है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिलाल, क्योंकि जिस तरीके से माना यह जा रहा है कि बर्फबारी हो गई है बहुत से ऊपरी इलाकों में, तो विंटर टूरिज्म की भी यहां से अब शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में नेशनल हाईवेज को दुरुस्त करना और इसके अलावा रास्तों को और दुरुस्त करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पर ऐसे समय में जब हमने कुछ समय पहले देखा कि किस तरीके से भारी भरकम लैंडस्लाइड्स रास्तों पर हुए, नेशनल हाईवेज पर किस तरीके से एक क्षति देखने को मिली। उसके बाद प्रशासन के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के रास्तों को सही किया जाए, सुचारू किया जाए, ताकि दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं, जो सयाह यहां पहुंचते हैं, उन्हें कम से कम ट्रैवलिंग में, यातायात में तो कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल जास्मीन, आपने दुरुस्त बात कही। जो विजिटर्स आते हैं वो जिला रामबन के अंदर नेशनल हाईवे को मेंटेन रखना, उस पर ट्रैफिक की आवाजाही रखना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जोन है जिला रामबन जो है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट का। उसके असरात जो है वो लैंडस्लाइड की शक्ल में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यातायात काफी दिनों तक बंद रहती है। और इसका डायरेक्ट जो असर है, आपने बात दुरुस्त कही कि टूरिस्ट पर पड़ता है, टूरिज्म पे पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो बुकिंग करके आता है, मुल्क के दीगर
मेडिकल इशू से जब वो अपने मकाम पर पहुंच नहीं पाता, वो निराश होकर यहाँ से वापस जाता है, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो विंटर टूरिज्म तभी कामयाब होगा जब यहाँ पे यातायात बेहतरीन तरीके से होगा। नेशनल हाईवे का जो सफर है वो लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जम्मू उधमपुर तक ट्रेन के जरिए आते हैं और वहां से वो गाड़ियों के जरिए जिला रामबन से होकर वादी कश्मीर की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए सफर आसान करना वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये चैलेंज भी है, पास्ट में हमने देखा है कि काफी मुश्किलात आई है, लेकिन इस बार हम यही उम्मीद करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सभी जो जिम्मेदार शोबे है यहाँ पर, वो हाईवे की जो ट्रैफिक मूवमेंट को है वो यकीनी बनाए, ताकि किसी भी तरह के मुसाफिर को या टूरिस्ट को परेशानियों का सामना ना हो, ताकि विंटर वाला सीजन भी हमारा इसी तरीके से, जैसे हमारे गर्मी का मौसम गया, खुशहाल जाए और टूरिस्ट बहुत ज्यादा लोग आए, जिस तरह हमारे समर में बहुत ज्यादा लोग देश भर से यहाँ जम्मू कश्मीर में आए। हम उम्मीद करते हैं और उनको वेलकम करते हैं कि इस मौसम सरमा का लुत्फ लेने के लिए वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। बिल्कुल बिलाल, और क्योंकि पर्यटन जो है वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, खासतौर पर कश्मीर की, और क्योंकि यहाँ से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, बर्फबारी कई जगह रिकॉर्ड की जा चुकी है, तो विंटर टूरिज्म की भी खुशहाल शुरुआत की उम्मीद हर कोई कर रहा है। सईद और बिलाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं, कठुआ से आपको एक बड़ी खबर देंगे, जहां कठुआ रोड को लोगों ने जाम किया है। घर पर पेड़ गिरने से लोग नाराज हैं और सड़क पर अब उतर आए हैं। कठुआ से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां अचानक सड़क पर पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है और लोगों ने कठुआ रोड को जाम कर दिया है। सड़क पर लोग उतर आए हैं, अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर कर रहे हैं। तो ये कठुआ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर कठुआ से है, जहां लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। दरअसल घर पर पेड़ गिर गया था, जिससे लोग नाराज हो गए हैं और अब सड़क पर उतर आए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नंबर 2 ने वहां दसिया राती तूफान है, एक मकान के ऊपर 5 बूटे सवेदे डिगे और दूसरे भी सवेदे बूटे डिगे, लाइटा ने खंबे जो सारे टूट गए। परिवार एक 5 पुत्र है अंदर बैठे, जो थोड़ा थोड़ा बचा के बिजली की तार नहीं होंगी तो पूरा परिवार खत्म होना। कि गवर्नमेंट इधर वो नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, मतलब की असि डीसी ऑफिस गए, उन्होंने भी एप्लीकेशन स्टार्ट किया भी बूटे पटोएंगे, आंदे दिखते भी बूटे जेडे पटोएंगे, फिर कहने कन्ने काम करांदे। असि सन इतने कोई 30 साल रहते थे, नहीं पटोआ रहा, बड़े बारी ही गए 40 मतलब काफी देर तक एप्लीकेशन साइन करे तारे बूटे पटोएंगे, नहीं पुटते क्या नहीं पटाते हैं, कन्नो ही काम कराने, गवर्नमेंट क्या नहीं कराती है। जे गवर्नमेंट अपने सिर ते ब्लेम लैंदी है ठीक है, नहीं तो उनके घर पत्थरबाजी करेंगे ही जे नहीं सुनती है गवर्नमेंट। और बात शोपियान की, जहां के अलशीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। अबरार और मुरिफत के रूप में इन दोनों आतंकियों की पहचान हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में ये दोनों शामिल थे। पिछले साल संजय शर्मा की हत्या कर दी गई थी। लश्कर तौयबा से ये दोनों आतंकवादी जुड़े हुए थे और कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार को आज सही मायने में इंसाफ मिला है, जब जवाबी फायरिंग में अबरार और मुरिफत, जो कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल थे, उन्हें ढेर किया गया है। शोपियान के अलशीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस साल फरवरी में पुलवामा के अच्छन गांव में कश्मीरी पंडित सुरक्षा गार्ड संजय शर्मा की हत्या में शामिल आतंकवादी अबरार को मार गिराकर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता आज हासिल की है। दिवंगत संजय शर्मा की पत्नी सुनीता देवी और उनके बच्चे इस बात से खुश हैं कि आखिरकार संजय का हत्यारा सामने आ ही गया। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार सुरक्षा बलों ने उनके हत्यारे को खत्म कर दिया। इस तरह उन्हें राहत मिली है। उन्होंने मांग की है कि टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार सभी आतंकवादियों को खत्म किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और देश और इंसानियत के 2 दुश्मनों को आज उनके मुकाम तक पहुंचाया जहां पे वहां उनको पहुंचना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज शोपियान में एक इनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों की जो पहचान है वो मौरिफत और जाजिम फारूक अलायस अबरार के तौर पर हुई है। लेट संजय शर्मा, जिनकी किलिंग इसी साल अच्छन में हुई थी फरवरी के महीने में, उनकी किलिंग में वो शामिल था, ऐसा पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ये एक दर्दनाक वाकया था। सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा और उनकी हलाकत हुई फरवरी में। उसके बाद उनकी फैमिली, जो आप देख सकते हैं, सुनीता देवी और छोटे बच्चे इनके,
वो लगातार जम्मू में मुंतकिल हुए। हालांकि सुनीता जी को फिर सरकारी जॉब भी मिली। सुनीता जी यही चाहती थी, उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि संजय शर्मा, जिनका कोई भी गलती नहीं थी, किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेगुनाह को मारा गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सुनीता जी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनीता जी, आज हमने ही ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे, जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं थी, या अगर कुछ गलती थी हमें बोल देते थे आप ऐसे हो ये है। और मैंने घर बार भी खोया, इंसान भी खोया, बच्चे भी दर बदर मेरे, मैं खुद दर दर की ठोकरें खाई मैंने। चलो, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जॉब दी मेरे को, कंपनसेशन दी, मगर दुख यही दिल में नहीं जाएगा मुझे दिल से। जब सुनीता जी, हम पहली बार आपसे, जब आप यहाँ जम्मू आई थी तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ये कहा था उस टाइम कि मुझे कुछ नहीं, मुझे उनके कातिलों को, जो आपके पति के कातिल हैं, उनको मार गिराया जाना चाहिए, उनको उनकी सजा, जो उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको भरोसा था और आज जब ये हो गया है, उनके कातिल को मार गिराया गया है। सर, मैंने किसी को देखा नहीं था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस कातिल को ढूंढा कि यही कातिल था। जिस टाइम उसने उनको मारा था, मैंने किसी को सर देखा नहीं था। तब मेरी आंखों में अंधेरा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आज मैं, चलो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे सुनाई न्यूज, उनने बोला आप लोगों ने मुझे ये न्यूज सुनाई, मुझे भी दिल में, चलो, मेरा कातिल था, मेरा दुश्मन था, उन्होंने उसको मारा था, तो आज चलो उनको वैसे मार गिराया, मेरे बच्चों के दिल में भी थोड़ी शांति आई। बाकी हम नहीं चाहते थे हम अपना घर बार छोड़ेंगे। 30-35 सालों से हम भाई की तरफ रह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी थे हम अपने भाइयों की तरह रह रहे थे, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ही बेगुनाह, अगर बेगुनाह भी हो सर कोई ऐसा, कभी ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कभी किसी को मत मारो। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इनका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी मनोज सिन्हा जब आपसे मिले थे, आपको उन्होंने अश्योर किया था कि क्योंकि आपने डिमांड भी यही रखी थी, आपके घर वालों ने भी कहा था कि जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो आपको भरोसा था? और आप इतनी दिनों तक आपने कितना वेट किया? क्या क्या आप उनको मानते? 8वां महीना सर उनको चल रहा है। 8 महीने से मैंने भी वेट किया कि चलो मेरा कातिल सामने निकल जाए, कि मैंने उसका क्या किया था। हमने कुछ खाया नहीं था, बिगाड़ा नहीं था, किसी का कुछ नहीं किया था। अपनी गरीबी की रोजी रोटी खा रहे थे हम, कोई परेशानी नहीं थी। एक वो एम्प्लॉय नहीं थे सर, कुछ नहीं, बीमार शख्स थे, वो हैंडीकैप्ड थे, बाकी कोई कुछ नहीं थे। उनके सिर में चोट थी सर। मैं यही शुक्रिया अदा करती हूँ। गौर आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस से आगे भी ऐसा चलता रहे हमारे भाइयों के साथ। हमारे भाई हैं जो भी है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी किसी को दुश्मन भी हो उसको मत मारो ऐसे, मत किसी का कत्ल करो ऐसे। अगर कोई गलती भी कर लेता उसका कत्ल मत करो ऐसे। एक इंसान है, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है। एक इंसान को मारना एक छोटी सी बात नहीं, छोटी सी मामूली बात नहीं है सर। बस मैं सिक्योरिटी फोर्स एक चीज कहूंगा, आप सुनीता जी पूछना चाहूंगा, जो बाकी जितने भी वहाँ टारगेट किलिंग में मारे गए हैं या आम लोग मारे जाते हैं, आपको लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द, जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सफाया होना चाहिए? सर, सजा उसी को मिलना चाहिए जो कातिल है। बेगुनाह किसी को कभी मत मारो, जो भी हो बेगुनाह नहीं, कातिल जो है उसको मारो। चलो, कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए। जैसे मतलब
हमारे साथ हुआ, हमारा कत्ल किया, उनका कत्ल किया, वैसे उनका भी करो। जो कातिल है, बाकी किसी को ऐसे मत करो। अगर जो दुश्मन से दुश्मन भी हो उसको भी मत छेड़ो। हाँ, जो कातिल है उसको करना है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का। सबसे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ढूंढा, उसको कातिल को ढूंढा, मार गिराया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस स्टेशन जो भी बहुत बहुत आगे भी आई, उम्मीद है कि हम कश्मीर में जैसे पहले सब लोग रह रहे थे अच्छी तरह से रहें, ये ऐसा ना कभी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर में आपके पति रहते थे, ये शुपिया में इनको मारा गया और जो नाम उभर के आया वो अबरार है, जाजिम फारूक अलाइस अबरार। इनके बारे में कोई पता है आपको? नहीं सर, मैं ऐसे किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाऊं। मैं नहीं इनको जानती थी, ना मुझे पता था। मेरे शादी के 15-16 साल हुए थे, मैं इनको नहीं जानती थी। ये मैं किसी के ऐसे बेगुनाह में किसी को बोल दूंगी, ये भी पाप है मुझ पे। मैं भी, वो भी मेरे भाई हैं, पाप है। चलो मैं उनका शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ उनके लिए। इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको ढूंढा कि यही है कातिल, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। कभी भी अगर हालात ठीक होंगे तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल सर, हम अपने घर में अभी भी वापस जा सकते हैं, मगर हम यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे अच्छी तरह से, सब लोग ऐसे रहे हैं, पूरी कश्मीर ऐसे रहे, मिलजुल के रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना, किसी के साथ ना हो ऐसा। कत्ल कभी किसी का नहीं करना चाहिए। बेगुनाह किसी को मत मारो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनीता देवी है, लेट संजय शर्मा की वाइफ। बहुत ज़्यादा आज उनको रिलीफ मिला है, इनकी आंखों में, उनके दिल में आज थोड़ा बहुत राहत मिली है कि चलो जो कातिल थे उनके पति के, जिन्होंने इनके बच्चों से बाप छीना, उनसे उनका पति छीना, उन कातिलों को आज सजा मिली। उनमें से जो एक आतंकवादी है अबरार, उसको मार गिराया गया है। ये थैंक्स कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस का और ये भी कह रही है कि वो चाहती हैं कि जितने भी जिन लोगों ने टारगेट किलिंग या इनोसेंट लोगों की वहां पे जान दी, उन कातिलों को भी इसी तरह से सजा मिले जिस तरह से आज उनके पति के कातिलों को सजा मिली है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 10 मिनट में 50 खबरों का।